हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं नाइलिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है, जो अभी पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ये है नाइलिट, एनआईसी, साइंटिस्ट, सीयू के एग्जाम। ठीक है, ये जो हुआ था 21 मार्च 2023, ये फोरनून से आफ्टरनून सेशन। ठीक है, 21 मार्च का बिफोर फोरनून वाला पेपर सॉल्व कर चुका हूँ पहले। ठीक है, तो देखते हैं। 26 स्टार्ट है, इसमें हम ओनली एप्टीट्यूड, मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन है, काफी आसान है। इफ प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर एडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले 8 प्लस क्या है, सब्ट्रैक्शन, 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, प्लस मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस 24 मल्टीप्लाई मतलब एडिशन 8। ठीक है, तो 8 माइनस 9 बाय 12। ठीक है, माइनस 24 प्लस 8। ठीक है, अब ये कट के तो इंटीजर तो नहीं आएगा। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं। और 51 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, दिख ही रहा होगा, चेक कर सकते हो। सेकंड है 8 डिवाइडेड बाय, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा, प्लस, नहीं सॉरी, माइनस का मतलब है डिवीजन। 9 बाय 12 कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई मतलब एडिशन, प्लस 24, एडिशन मतलब माइनस। तो ये कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 24 30, माइनस 8 22। ठीक है, ये आ गया, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, बाकी भी वेरीफाई कर सकते हो इन प्रैक्टिस के लिए। सेकंड है 27। 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 210 एंड 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 3। 10 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 2। 4 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ साइन का देखो, यहाँ माइनस का मतलब क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 3 होता है, इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है, डिवीजन। और मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में माइनस हो रहा है। ठीक है, 10 माइनस 8 2। 14 प्लस 6 होता है, तो डिवीजन की जगह प्लस। ठीक है, डिवीजन की जगह प्लस है, मतलब वाइस वर्सा है। ठीक है, चेक कर सकते हो। और माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम 20 प्लस मतलब डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवीजन मतलब प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है माइनस का मतलब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। 8 दिया 24, 3 27, 27 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा। 5 मल्टीप्लाई है और यहाँ पे माइनस है ना, ये मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस होगा। 5 से 15 माइनस 6, 9 आ गया, और बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब डिवीजन है। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, सबसे पहले क्या है, डिवीजन सॉल्व होगा ना ऐसे। 42 मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवीजन पहले सॉल्व करेंगे, और माइनस डिवीजन की जगह प्लस। ठीक है, तो ये आ गया 7, 7 5 35। ठीक है, 42 में से 35 माइनस करेंगे, 7 प्लस 1 8, यहाँ पे आएगा 8, माइनस की जगह आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 27 डिवाइड बाय 9 3 आ गया, तो 8 दिया क्या आ गया, 24। ठीक है, बस इसमें टाइम लगने वाला सवाल है, वैसा इसमें कोई ना कोई ट्रिक है, बस अपने को टाइम लगा के एक्यूरेसी से सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट 2000 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%। ठीक है, हमने क्या किया, सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए 2000 के बाद 10% और 15%। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली करना चाहें, अगर मैं इस पे 10% डिस्काउंट लगाऊं, तो इसका 10% होगा 200, सिंपल सी बात है, 1800 आ जाएगा। इस पे मुझे 15% लगाना है। ठीक है, अब देखो पहले, चलो एक चीज करते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। इसका 15% कितना होगा, 18 का 10%, 5% कितना हो गया, सॉरी, 1800 का 10% हो गया 180, 5% 90, तो 270 हो गया 15%। ठीक है, 270 में माइनस करूंगा 1800 में से, 200 को 1600 और 1530 आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं पहले 15% ले लेता, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है ना, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 15% 300 हो जाता। ठीक है, तो 1700 हो जाता। फिर 1700 का 10% मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, 170, तो 1530।
30। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे होगा कुछ नहीं, बट थोड़ा कैलकुलेशन अपने को कम करनी पड़ेगी, कुछ सेकंड्स बच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग का एफर्ट बच सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे नेट डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कितना आएगा, जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे, वो कितना होगा, 10 + 15 -10 × 15/100। ठीक है, तो ये कट गया। चलो 25 हो गया, ये हो गया 1.5, तो एक्चुअली में ये 23.5% हुआ डिस्काउंट। ठीक है, यस, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, आई होप ये आसान लग रहा है। ठीक है, बाकी कर सकते हो ये भी करना चाहो तो। 29 जो है, व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 and 40। देखो इसको भी ऐसा कर सकते हो, पहले 100 मान लो, 100 पे 20% करूंगा तो सीधा 80 आ जाएगा। 80 का 40% मैं कम करूंगा, मतलब 32 कम करूंगा। ठीक है, 80 का 40% 32 हो गया, 32 कम करूंगा तो 48 आएगा ना, 48। तो कितना डिस्काउंट हो गया ओवरऑल, 100 में से 48 ही रह गया, तो 52% हो गया ना, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली करना हो ऊपर वाले तरीके जैसे, 20 + 40 -20 × 40 / 100, तो कितना आ गया, 60 -8, 52% आ गया नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु बॉट 10 चॉकलेट्स एट 15 रुपीज ईच। ऑन द वे ही लॉस्ट 2 ऑफ द चॉकलेट्स, ही सोल्ड द रिमेनिंग चॉकलेट एट 18 ईच, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस की बात की जाए, 10 चॉकलेट लिए 15 रुपए की एक, तो 150 रुपए का टोटल हो गया। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2 चॉकलेट खो गई, मतलब 8 बची, 8 चॉकलेट उसने 18 रुपए की बेच दी, तो कितने हो गए, 18 × 8, 8 × 8 = 64, 6, 8 और 4, 6, 14। ठीक है, तो लॉस हो गया, 6 रुपए का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था, 150 × 100, तो 50 से काट देंगे, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉप बाइज ए सर्टेन गुड्स फॉर 56,000 एंड सेल them at a profit of 12%. If the cost of goods increase by 10%, by how much should the selling price increase so that profit percentage remain unchanged? Profit percentage सेम रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहले केस में क्या है कि 56,000 का है, 12% उसको प्रॉफिट पे बेचना ना, 12%, यानी कि उसको बेचना है 56,000 इंटू 112, 112% हो गया ना, 100 + 12, तो इतने भी बेचना है। इसमें हम देखते हैं कैलकुलेशन कुछ कर सकते हैं इसमें कि नहीं। हाउ मच शुड द सेलिंग प्राइस इंक्रीज इफ प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन अनचेंज। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉस्ट पे 10% बढ़ गया, अब इसका मतलब इसका 10% 5600, ठीक है, 5600, तो इसका मतलब ये हो गया 00616। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना रखना है, 12% ही रखना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 616 इंटू 112, ये नया सेलिंग प्राइस हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करना, तो मैं 112 कॉमन ले लेता हूँ, 616 माइनस 560, तो 112 इंटू 40 इधर और 16 इधर, तो 56 ही बचा है ना, यही आ गया। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, मतलब हमें 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ना, 112 56, 6 दूनी 12, 7 6, 5 दूनी 10, 6 5 है ना, 2 7 2 6, 6 2 7 2। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। 32 क्वेश्चन है, सुधा डिपॉजिट ए सम ऑफ मनी इन हर बैंक विच ऑफर्ड सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट। इन 2 years she had 16,000 in her bank in her account and in 3 years he had 18,000. How much money had she deposited in her account ओरिजिनली। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है, तो उसको जो हो गया, अब देखो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि 2 साल बाद जो उसको पैसे मिले वो 16,000 टोटल, इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल भी आ गया प्लस 2 साल का इंटरेस्ट भी आ गया। ठीक है, दो लिख दिया मैंने, चलो ऐसे। 3 साल बाद इसके अकाउंट में
18,000 आया, इसमें प्रिंसिपल आ गया और 3 साल का इंटरेस्ट आ गया। देखो, जो इंटरेस्ट 1 साल का है, 1 साल में पैसा 2,000 बढ़ गया, तो अगर मैं बोलूं कि 1 साल का इंटरेस्ट क्या 2,000 है? ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि दो फॉर्मूला लगाने की बजाय। और मुझे चाहिए क्या? और मेरे पास रेट भी नहीं है। और 16,000, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना होगा? अगर देखो, 2 साल बाद 16,000 हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब इसमें 4,000 इंटरेस्ट होगा। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट 2,000 है, 2 साल का 4,000 हो गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गया सीधा बिना किसी कैलकुलेशन के 12,000। ठीक है, तो वही हमें कर लिया 12,000 पे रेट 1 साल के लिए। तो इंटरेस्ट कितना आया है? 2,000। ठीक है, तो ये 3 0 कट गई। ठीक है। अच्छा, ये तो निकालना था, सॉरी। अरे यार, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, 12,000 निकालना था। ठीक है, तो आई होप ये काफी अच्छा सवाल था, क्योंकि ये बिना किसी कैलकुलेशन के हो गया। नहीं तो हम इसमें क्या करते हैं कि अच्छा, प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट लगा 2 साल के लिए, है ना, ये हो गया हमारा 16,000। ठीक है, फिर प्रिंसिपल था, फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा, ये हो गया 100, और ये कितना हो गया? 18,000। ठीक है, यही करते हैं हम, अगर इक्वेशन के हिसाब से करते। हम्म, और इसको दोनों को डिवाइड कर देते, तो पी कैंसिल हो जाता कॉमन निकल के, और आर निकल जाता। आर निकलता तो हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते, ठीक है, वहां से भी आ जाता, बट इसमें देखो, अगर ये कोई दिमाग में आता है तो इससे तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। I deposit rupees 30,000 in bank A at rate of 5% compounded annually. I also deposit 25,000 in bank B at rate of 8% simple interest. How much total money will I have at the end of 2.5 years? ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें 30,000, ये कितना पैसा आएगा? 30,000। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत वाला है। अगर मेरे पास टोटल अमाउंट देखा जाए 30,000 और 25,000, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर जो आएगी 2.5 आएगी ना, 2.5 ईयर बोला है, इसमें ये दिक्कत है। हम्म 5% कंपाउंडेड एन्युअली। इसको देखते हैं एक मिनट, कि 30,000 25,000 टोटल अमाउंट तो 55,000 है, अगर हम ऑप्शन से करना चाहें। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, 25,000 इंटू 8 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 25 8 200, 2,000 तो ये आ गया, इंटू 2.5, 2,000 25 ना, 25 8 200, 4,000 5,000 तो ये आ गया। ठीक है, 55 60,000 तो हो ही गया। और अगर हम बात करें 2.5, 1.5 साल, 30,000 का पहले हम 2 साल का निकालते हैं। 30,000 जो है 2 साल बाद कितना बनेगा? 5% है ना, तो 1+5/100 की पावर 2, 30,000 इंटू ये 21/20 कितना आ जाएगा? ठीक है, 2 2 4, और ये 75। ठीक है, ये हो जाएगा 441 और 75, 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 75 वन आ कितना हो गया? 75 × 1 7, 75 × 4 300, 307 30, 307 30 आ गया, 3 इतना आ गया, 33,000 इतना, और ये 3,000 प्लस हो गया, ये हो चुका है 60,000। और नहीं, सॉरी, 5,000 ये हो गया, 30,000, 63,000 तो हुई है। तो मेरे हिसाब से बी आंसर बनेगा। देखो क्या हो गया, 2 साल बाद ही इतना बन गया। ठीक है, और ये 30,000 बन गया। ये तो पूरा 5,000 और 25,000, ये तो पूरा 2.5 साल बाद बना, ये 3 साल बाद। ठीक है, ये मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ थोड़ा, तो बी आंसर बनना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें आधे साल का निकालना है, देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैंने क्या किया, इसका 2 साल बाद निकाल लिया, कितना हो जाएगा? 33,
0.75, ठीक है, 2 साल बाद इतना हो गया। अब इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा है, तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा 5/100 × 1/2, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 33075, 33075 इंटू 5/200, तो ये आ जाएगा 826, ठीक है। तो 33075 प्लस 826, 33075, ठीक है, तो आ जाएगा 33,901.87, और इसमें हम 30,000 जो सिंपल इंटरेस्ट से आया है, ठीक है, तो 63,901, ठीक है, ये कर सकते हो। बट थोड़ा सा हम अगर गेस, मतलब कि कम क्वेश्चन सॉल्व करके करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो है ना काफी दूर दूर आंसर, ठीक है, ये चीज है। बाकी अगर पूरा कर पाओ तो बेटर है ही। Next 34. The difference between simple interest and compound interest with same rate of interest on sum of 12,000 in 2 years is 700. Find the rate. अब इसमें भी कंसेप्ट है, देखो सपोज करो कि 2 साल का जो डिफरेंस है, सबसे पहले सपोज करो कि प्रिंसिपल अमाउंट था, या मैं, ये कंसेप्ट आई होप अगर पढ़ा हो आपने, कि सपोज करो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा P/R/100, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटरेस्ट क्या आएगा, P/R/100, ठीक है। ओनली लगेगा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ही है। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी ये होगा, ठीक है, ये पहले साल का इंटरेस्ट है, दूसरे साल का। अब इसमें क्या होगा, सेकेंड दूसरे साल के इंटरेस्ट में P/R/100 जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर तो इंटरेस्ट लगना है, प्लस जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, यही चीज है। अब क्या बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज होगी दिस प्लस दिस, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, दिस प्लस दिस। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस बताऊं तो वो सिर्फ यही चीज है ना डिफरेंस, कि जो पहले साल का इंटरेस्ट लगा है उस पे कितना इंटरेस्ट लगा, यही दोनों का डिफरेंस आया। पहले साल पे कितना इंटरेस्ट है, P/R/100 ये बस डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 12,000 इंटू आर कितना है, अच्छा रेट नहीं पता हमें, ये 700 के इक्वल है, ठीक है, आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 × 100, ठीक है। तो ये 2 0 कट गई, और क्या काटें, ये जीरो काट देते हैं। 7,000/12 इजिकल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या करें, और 3500/4 से काटते हैं इसको, चलो 4 से काटें, 4 से काटते हैं तो क्या करेंगे, 4 × 4 7 × 4 = 28, 3 इजिकल टू आर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा। आर स्क्वायर इजिकल टू 6×3 = 18, अप्रोक्सीमेट 600 के करीब आ गया, तो 24 आना चाहिए ना, 24, हाँ। तो एग्जैक्ट भी करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा, आर का आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5×3 = 15, 8×3 = 24, 8×3 = 24, और कितना बचा, 10×3 = 583, तो 24 का होता है 576, ठीक है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can A alone can complete the work in 12 days. B alone can do the work in 10 days. With the help of C, they finish the work in 2 days. In how many days approximately could C have finished the work? अब देखो A का, अब एक दिन का काम देखो, अब सपोज करो C जो है वो X दिन में कंप्लीट कर देता काम पूरा। अब देखो A एक दिन में 1/12 काम करता होगा, जब 12 दिनों में पूरा काम कर देता है। B एक दिन में 1/10 काम करता होगा, C एक दिन में 1/x काम करता होगा। और अगर 2 दिन एक काम करें, इंटू 2 करूं, तो ये पूरा काम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब 1/2 उधर चला गया, ये 60 आ गया, 12×5 = 60, और एक 11, प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 30/60 माइनस 11/60, ठीक है। तो 1/x जो आ गया वो आ गया 19/60, और x की वैल्यू होगी 60/19, तो अप्रोक्सीमेटली 3 दिन हो गए।
अप्रोक्सीमेट पूछा इन्होंने, है ना। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है। अजय कैन टेक्स 15 days to complete a project. Ajay and Smir together worked on project and completed in 10 days, for which they were paid rupees 15,000. How much of it should go to अजय? देखो अजय का मान लो एक दिन का काम है 1/10, और समीर का मुझे पता नहीं, उसका 1/x मान लेते हैं, अगर x दिनों में काम कंप्लीट करता है, और वो इंटू 10, सॉरी 15, यहाँ 15 है, ठीक है, इंटू 10 डेज में वो काम खत्म कर देते हैं, ठीक है, इंटू फिर 1 आ जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/10, तो 1/x इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम आ जाएगा 30, तो 3 माइनस 2 1/30। तो ये जो समीर है वो 30 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की एफिशिएंसी देखें, ये 15 दिन में काम खत्म कर देता है अजय, समीर 1/30 दिन में। अगर इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1/15 1/30, तो इसकी एफिशिएंसी 2:1 है ना। सेम टाइम में अजय डबल काम करता है, ठीक है, तो उसको पैसे भी डबल मिलने चाहिए, तो 15,000 किसका हिस्सा, अजय का, सॉरी, अजय डबल काम करता है, तो अजय का हिस्सा होगा 2/2 + 1 3, ठीक है, तो 10,000 आ जाएगा। 37, टू सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर intersect each other at 2 points. The length of their common chord is 24 सेंटीमीटर. How far their center is? अच्छा, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि दो रेडियस हैं, दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 15, एक का है 13, ऐसा बना लेते हैं, और इनकी जो कॉमन कोड है वो 24 सेंटीमीटर है, ये इनकी कॉमन कोड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इनके सेंटर ये हो गए, सेंटर को मिला लेते हैं। हम्म, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इनको मिलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो है रेडियस, ये 13 है, ये भी 13 है, ये 15 है, और ये भी 15 है, ठीक है, 15 15 13 13। अब इन्होंने कोड की लेंथ दे रखी है 24, ठीक है। यस, ठीक है। अब ये जो कोड होगी, ये जो लाइन है जो हमने सेंटर को मिलाई है, इस कोड को 90 डिग्री और हाफ में काट देगी, ठीक है। तो ये हो गया 12, ये भी हो जाएगा 12, तो ये 15 हाइपोटेन्यूज हो गया, 12 एक लेंथ होगी, ये हो जाएगी 12 होता है 144, ये होता है 9, ठीक है, और ये हो जाएगी 5, 144 प्लस 25, ठीक है, हो जाएगा 169, तो 13 आ गया, ठीक है। तो 9 + 5 14, ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, तो ये पाइथागोरस लगा के कर सकते हो। नेक्स्ट 38, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर is equal to the area of the equilateral angle of the side 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर की साइड लूं ए, ठीक है, उसका एरिया होगा ए स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, इक्विलेटरल एंगल के एरिया के, जो कि होता है √3/4 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर, यानी कि 12 × 12, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पूछा ना। साइड ऑफ द स्क्वायर एरिया, 4 × 3 हो गया 12, तो 12 × 3 हो गया 36 √3 a², ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा, अगर देखा जाए 36 का रूट तो 6 हो गया, अब 3 का रूट तो पहले था, तो फोर्थ रूट हो गया इसका। 3 का रूट 1.7 होता है ना, अगर उसका फिर दोबारा रूट लेंगे 1.7 का, अब देखो √3 का दोबारा रूट, तो अप्रोक्सीमेट देखो आंसर तो हमें दिख ही रहा है कि कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये कितना इसका रूट है 1.73 का, ठीक है।
अब इससे थोड़ा सा कम ही जाएगा, इसका रूट 1 तो आएगा नहीं, तो मतलब 6 से तो बड़ा आंसर ही आएगा, और ये 2 से कम आएगा, तो 6 दूनी 12, यहाँ तक तो पहुंचेगा ही नहीं, 12 से बड़ा ही आंसर। ठीक है, ये भी कितना बड़ा है, तो 8 ही बचा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसके क्या है, पी क्यू आर, ए बी सी, ठीक है, इसके मिड पॉइंट है पी, इस ये हो गया आर, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, क्यू, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है क्या होगा, अब जो पी क्यू आर है ट्रायंगल, पी क्यू आर छोटी ट्रायंगल है ना, हाँ, छोटी ट्रायंगल सबसे पहले देखो, ए ऑप्शन, ए और सी तो खत्म करो ना, छोटी ट्रायंगल का एरिया बड़ी से ट्रायंगल से कैसे बड़ा हो सकता है, 4:1 कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर है बी आएगा, 1:4। इसका रीजन क्या है, सबसे पहले जब अगर कोई ऐसी लाइन है जिसको मिड पॉइंट में काटती है, हम्म, ठीक है, मिड पॉइंट में काटते हैं मतलब इन दोनों की रेशियो सेम है, मतलब ए बी ए पी अपॉन, ए पी अपॉन क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। ठीक है, तो पी आर जो है ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी बी और सी के। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। और अगर मैं ट्रायंगल देखूं ए पी आर, ठीक है, अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इसका क्या आंसर आएगा, कि कैसे कह सकते हैं कि ए पी आर ट्रायंगल है और ए बी सी है, ये क्या होगी, सिमिलर ट्रायंगल्स होगी, तो जैसे एरिया ये सेम हो गया, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल भी सेम हो गए। ठीक है, और तो इसका मतलब अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होगी तो इन दोनों का रेशो और ये इन तीनों साइड का रेशो इक्वल टू आ जाएगा पी आर अपॉन बी सी। सॉरी, ये गलती कर दी मैंने, दोबारा बताता हूँ। देखो, ए पी अपॉन पी बी का रेशो ए आर अपॉन आर सी तो है ही। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, ए पी अपॉन पी बी, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए सी, ये भी आएगा, और मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि पी आर अपॉन बी सी। ठीक है, और ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, तो पी आर भी इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि ये 1/2 बन गया। ठीक है, तो ये साइड इसका हाफ होगी, ये साइड ए बी का हाफ होगी, ये वाली साइड ए सी का हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक ट्रायंगल का एरिया जो है अगर देखा जाए, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट मान लो, चलो ठीक है, जो क्या है, किसी भी साइड इंटू साइड है तो साइड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब साइड हाफ हो जाएगी, ठीक है, कोई भी, तो जब दो साइड मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो एक सिंपल, हम डायरेक्टली ऐसी ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये 2 है, ये मान लो, चलो ये मान लो 4 है, ये 2 है। ठीक है, इसके रह जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, 4 आ गया, इस ये हाफ है इससे, ये 2 आ जाएगा, ये हाफ इससे 1 आ जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 1, तो इसका एरिया आ गया 1, इस तरीके से। ठीक है, ये एग्जाम्पल। 40th क्वेश्चन है, अनीता रन्स एट 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 55 किलोमीटर, एट 10 किलोमीटर पर आवर फॉर रेस्ट, लास्ट 20 किलोमीटर ऑफ 75 किलोमीटर मैराथन, व्हाट इज हर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस चेक कर लो। ठीक है, 75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, टाइम कितना लगा उसको। सबसे पहले 55 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस के लिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका टाइम हो गया 55 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, और लास्ट के 20 के लिए होगा 10, तो 20/10, तो ये 40/20, 75 इंटू 20 डिवाइड बाय 95, तो अगर हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, चलो देखा जाएगा 15, और ये हो गया 19, तो 15 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए ना, 19 और 20 एक ही बात है, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, तो 15 पॉइंट समथिंग, तो 40 का आ गया ए। 41 है, ए मोटरबोट ट्रेवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बाय ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड फॉर 10 आवर्स, लेटर इट कवर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ही होगा ना, हाँ, अपस्ट्रीम एंड 66 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 55
5 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट? सबसे पहले देखो, हम पहले क्या करते हैं कि हम अपस्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं एक्स और डाउन की मान लेते हैं वाई। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे लगता है ज्यादा लगेगी। अब ये क्या कर रहा है कि 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 10 घंटे में। ठीक है, और तो क्या होगा देखो, अगर अप अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स है, डाउन की वाई है, इसमें मिला के आ गया ना, माइनस प्लस करके दोनों भी, पानी की स्पीड और बोट की स्पीड। ठीक है, इस तरह डाउन में भी प्लस करके आ गया। तो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए 20/x टाइम लगेगा। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 42/y टाइम लगेगा, और ये टोटल टाइम हो गया 10। सिमिलरली 30 किलोमीटर अप है, 66 किलोमीटर डाउन है, तो इसमें टाइम लगेगा 15.5। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो 1/x को हम ए बी लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर। और 30a + 66b = 15.5। अब हम क्या करें, आंसर निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर दें। तो 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 30। ठीक है, और यहाँ पे 60a आ जाएगा, यहाँ पे 132 आ जाएगा, और यहाँ पे 31 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर दें तो b, यहाँ पे 6b आ गया 1, तो b की वैल्यू होगी 1/6, यानी कि b की वैल्यू 1/6, यानी कि 1/y की वैल्यू 6 आई है, तो y की वैल्यू 6 आ गई, सॉरी। ठीक है, सीधा। फिर b की वैल्यू 1/6 जब मैं पुट करूंगा, मान लो इस इक्वेशन में पुट करी मैंने, तो 30a + 1/6 करूंगा तो 11 ही रह जाएगा, यहाँ 15.5 आ जाएगा। a की वैल्यू जो मेरी आएगी 11 माइनस होकर इधर 4.5, और ये 30, तो ये जीरो यहाँ पे आएगा, कटेगा, 9×5 = 45, तो 60। ऐसा ही कुछ आना चाहिए। पॉइंट्स में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली 3/20। ठीक है, ए 3/20 आया, इसका मतलब एक्स आ गया 20/3 आ गया। हमसे पूछा क्या है, बोट की स्पीड। देखो बोट की स्पीड मान लो, क्या मानेंगे, अब कुछ बचा ही नहीं है, पी माइनस क्यू, पानी के भाव की स्पीड। अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो 20/3 है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो 6 है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम ज्यादा होगी ना। हमें बोट की स्पीड पूछा ना, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2p कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, 38/6, और ये कट गया 19, 19/6। 6×3 = 18, गलत नहीं कर दिया कुछ। स्पीड ऑफ द बोट 6 ही आया था वो, 6×6 = 12, कुछ तो गलत किया है। 6×3 = 18, अच्छा डिवाइड बाय 3 था ना, सॉरी, नीचे 3 था, तो 6×3 = 18, 6.3 आ गया ना, ऑप्शन बी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1 4 7 5 सो इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 21 35 एंड 45। ठीक है, इसमें हम क्या ऐसा नंबर ऐड करें ताकि ये डिविजिबल हो जाए 21 35 45 से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर कोई नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है, सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालें, 21 का, 35 का, 45 का। ठीक है, सबसे पहले 25 और 35 का निकाल लेते हैं। तो ये 7×3 = 21 है, ये 7×5 = 35 है, तो 7×3 = 21, 5 105, इन दोनों का आ गया 105, है ना, 105। अब ये क्या है, 3×3×5, तो 3 और 5 तो कवर ही हो गया ना, 3 रह गया, तो ये आ गया 315 आ गया। ठीक है, अब कोई भी नंबर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिविजिबल होगा एग्जैक्टली, वो इसके एलसीएम का मल्टीपल ही होगा, 315, 630, इस तरीके से। तो 1475 के आसपास कौन सा नंबर बनेगा, इसमें हमें ऐड करना है, मतलब इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो इंटू 5 अप्रोक्सीमेट यही बनना है ना, 75, 1575 नंबर ऐसा बन रहा है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 100 ही है, यस। 43, HCF ऑफ टू नंबर इज 40, एलसीएम जो है 2240। इफ वन ऑफ द नंबर इज 280, अदर इज, देखो क्या होता है, दोनों नंबर का, दो नंबर के लिए दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, सपोज करो बी है, उनके HCF इंटू एलसीएम। ठीक है,
तो नंबर जो आ जाएगा 40 इंटू 2240 डिवाइड बाई 280, 40 कट जाएगा 7 से, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 0। ठीक है, 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन ट्रिपलेट विल लीव ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 21 एंड 56। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम ट्रिपलेट कर दें। ट्रिपलेट का मतलब 3 गुना ना, 3 गुना कर दें, और उसको जब हम डिवाइड करें 3 से, सॉरी 15, 21, 56 से, और वो रिमाइंडर 3 दे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही कोई नंबर फाइंड कर लेते हैं ना, 3x, जो 15, 21, 56 डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालें। तो 15, 21, 56, ठीक, 15 होगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 7, 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 इंटू 8, है ना। 8 तो बिल्कुल ही अलग है ना, तो 8 तो आएगा ही आएगा, 7 एक बार आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये चीज बन रही है और तो कुछ नहीं बनेगा। तो क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई 8 5 40 करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कोशिश क्या किया करो कैलकुलेशन में, कि जहां पे भी 5 और एक इवन नंबर दीजिए मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हमारा काम आसान होगा। 0 मिल गया, 2 डिजिट की जगह एक ही डिजिट है वैसे देखा जाए। ठीक है, 7 तिया 21, 21 चौका 4, 840। ठीक है, 840, 840 मिनिमम ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। और ऐसा कौन सा नंबर है मिनिमम छोटे से छोटा जो इन तीनों से डिविजिबल, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 देगा, वो हो जाएगा 840 प्लस 3। तो यानी कि 843 ऐसा नंबर है जो मिनिमम अभी तो। ठीक है, और जो इन तीनों से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर देगा। अब ये जो नंबर हम चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं, वो इसका 1/3, सॉरी 3 टाइम्स है। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 281 एक्स की वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी। तो 281 को अगर हम ट्रिपलेट कर देंगे तो ऐसा नंबर हमें मिलेगा जो कि है 843, जो हम 15, 21 और 56 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 देगा। ठीक है, इफ सम ऑफ द टू नंबर्स इज 23, देयर प्रोडक्ट इज 102, देयर डिफरेंस इज, देखो सम बोला है, a प्लस बी इज इक्वल टू 23, और प्रोडक्ट जो है 102 है। ठीक है, या तो हम थोड़ा गेस कर लें। ठीक है, जैसे 102 है, सबसे पहले ये देखो कि 23 जो है, कभी भी एक कंसेप्ट है कि दो नंबर सम मुझे पता है, अगर मैं 23 को डिवाइड कर सकता हूँ 1 और 22 में, तो मल्टीप्लिकेशन कितना है, 22। जब मैं दोनों नंबर इस 23 को इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि बहुत ऑलमोस्ट इक्वल, हम ऑड है तो इक्वल तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 का 12, 132 आता है। ठीक है, अब ये देखो, जब डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा है, इसका मल्टीप्लिकेशन मिनिमम आया है। जब दोनों 23 को मैंने इस तरीके से तोड़ा कि ऑलमोस्ट इक्वल, बहुत सब मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन आया। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। देखो 10 से 7, 11 से 10 चले गए, 12 से 13 हो गए, तो 130 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम 102 तक पहुंचना चाहें ऐसे नहीं, तो 9 कर दिया, 14 कर दिया, तो 14 ना 126। तो थोड़ा सा और करते हैं, 7, और ये मैं कर देता हूँ 16। ठीक है, 16 7 ये बन जाएगा मुझे लगता है 102। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 9। ठीक है, एक ये चीज ट्राई कर सकते हो। सॉरी, गलती किया मैंने कुछ, 7 और 16, 70 और 6 नहीं, सॉरी 112 बनता है, 70 और 16, हाँ 112 बनता है। ठीक है, हमें और जाना पड़ेगा पीछे, 6 और 70। ठीक है, 60 और 42, ये बन रहा है 102। ठीक है, तो डिफरेंस जो आएगा 11 आएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक की मैंने, बहुत बड़ी। और दूसरी चीज क्या है, या तो थोड़ा सा गैस से कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं +2ab कर सकता हूँ, -2ab कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे मेरा क्या बन जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर -4ab। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ेगा क्या, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 और 6, 3 दूनी 6 4, तो ये कितना होता है, 9592 चाहिए होता है, -4ab, 4ab 408। ठीक है,
तो 1 2 1, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर आ गया 1 to 1, तो a माइनस बी आ गया यार, ठीक है। एक ये चीज है। अब ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि काम आ जाए, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to 42, b is equal to 27, c is equal to minus 69, value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा एक्चुअल में कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको चेक करना पड़ेगा एक बार। देखो ये फॉर्मूला जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी सी, ठीक है, इसके इक्वल आता है। अब इसमें अगर हम बात करें, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। ये हमें गिवन है ए बी सी, और ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी देख लें, ठीक है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 0 बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा अगर फॉर्मूला याद है तो आसान है। 42 + 27 69 0 बन गया, मतलब ये 0 हो गया। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए, और प्लस चाहिए 3। अब ये 0 हो गया, माइनस ए बी सी, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल ही आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, देयर प्रोडक्ट इज 91, सम ऑफ देयर क्यूब इज। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, पुराना तरीका निकालते हैं। 20 ab = 91। सबसे पहले हम क्या करें कि 1 × 19, 20 मैंने तोड़ा तो 19 आ गया। मिनिमम में तोड़ मतलब बिल्कुल बराबर में तोड़ सकता हूँ, 10 × 10 कितना आ जाएगा, 100। तो 8 × 12 कर देता हूँ, 96। फिर 6 × 14 कर देता हूँ, 84। तो इसके बीच में से आएगा ना 7 × 13, ठीक है। ये तो हम वैसे ही पता है, ये आ गया। और इसके क्यूब का सम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें भी हम थोड़ा सा और कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली कर दो, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 13 का क्यूब कितना होता है 169 × 13 करना पड़ेगा, ठीक है। 13 नया 117, 7, ठीक है। 11 आ गया 13 78, और एक 59, 9 आ गया, 13 कम 13 और 8 21, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बन रहा है 7 3 10, 9 4 13, 1 14, 3 1 4 और एक 5 और 2, ठीक है, ऑप्शन डी। इसको अगर हमें और थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो करना ही पड़ेगा ना। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी, इसको मुझे रिड्यूस करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी, ठीक है। अब इसको और कर लो, देखो ए प्लस बी कितना है 20, 20 का स्क्वायर 100 माइनस 3ab, 3ab मतलब 3ab, 3 9 × 27, ठीक है। 20 × 27, सॉरी 127 ना, 0 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5 2, ठीक है। एक ये चीज भी है, ठीक है। जितना हर कहीं ना कहीं थोड़ा स्कोप होता ही है कि हम मिनिमम तक लेके आए, ठीक है। बाकी जो अपने को ठीक लगे करो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही होना चाहिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 70 मीटर टॉल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये टावर है, ठीक है। तो ये जमीन, ये हो गया एलिवेशन का एंगल, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एलिवेशन है 30, डिप्रेशन है 45, ये 70 है, ठीक है। 70 है मतलब ये भी होगा 70। अगर ये 70 एंगल 45 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। और अगर ये 70 है, ये 30 एंगल है, तो क्या ये 70/√3 होगा, ठीक है। और हाइट क्या होगी 70/√3 + 70, 70/√3 को मैं लिख सकता हूँ
ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 70 प्लस 70 का डबल तो नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, तो मतलब बी आना चाहिए ना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के हिसाब से। 70 प्लस 70 इंटू 1.73/3, ठीक है, मैंने √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 70 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 1.73/3, ठीक है, तो 70 इंटू 1 प्लस, ये सही है, 0.6318, 70 इंटू 1.6, ठीक है, 16 साते कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रही है, गलत कर दिया क्या? हाँ 110 भी तो आंसर में, यस, तभी तो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 16 हाथे 112, तो बोलेंगे गलत कैसे आ गया, ठीक है। तो सी आ जाएगा इसका आंसर, ये नहीं। नेक्स्ट, इफ साइन 37 इज इक्वल टू एक्स, वैल्यू ऑफ साइन 35 प्लस कोस 57। अब इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, ठीक है। तो इसका मतलब, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो जो cos 53 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कि यह है cos 53 को मैं 90 माइनस 37 लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी साइन 37 ही है, तो ये भी x है, ये भी x है, तो आ जाएगा 2x, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एवरेज पूछा है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36 का एवरेज पूछा है, ठीक है। 6 कॉमन निकालिए, सबसे पहले मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 आ गया, डिवाइड बाय 6। तो पहले 6 नेचुरल नंबर का सम, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, 6 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 7 या 21, ठीक है। और जब भी हम ऐसे बात करें कि एपी है, ठीक है, एक तरह से एपी है ना, +6 +6 +6, तो इसका जो एवरेज आएगा मिडल के या तो अगर ओड है तो मिडल वाला नंबर ही एवरेज आ जाता है, अगर दो मिडल नंबर है तो उनका एवरेज निकाल लो। 18 प्लस 24 का एवरेज क्या हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 51, द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ ए एंड बी आर 2:3, देयर वेट इंक्रीज बाय 20% एंड 30%, व्हाट विल द न्यू रेशियो। तो बस सिंपल वही कर दो, 2 को 20% बढ़ा दो यानी कि 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को 30% बढ़ा दो यानी कि 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट डॉट कट जाएगा, और क्या करते हैं, 4×3 = 12, 4×2 = 8/13, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.021359 डिवाइड बाय 0.00305, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, देखो 0.021359, ठीक है, 0.00305, ऊपर मुझे डॉट लाना है 21 के बाद, इसका मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है, और डिवाइड बाय 1000 भी मैं कर सकता हूँ, करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है। और सपोज करो इसके लिए मुझे डॉट लाना है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये देखा जाए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 21.359, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, 0, क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया ना, सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए, कर सकता हूँ क्या, चलो कर सकते, देखते हैं, चलो। तो ये बनेगा 0.305, ठीक है, इंटू 1/10, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। अब इसकी वैल्यू क्या है, ए, मतलब पूरा ए के इक्वल ही है ना, मैंने तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 1000 से और 100 से, तो ये ए के इक्वल ही है, और हमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो 10 उधर चला जाएगा, तो 10 ए आ जाएगा, ठीक है। फिर पूछा है वैल्यू ऑफ दिस इज क्लोजेस्ट टू, अब सिंपल सी बात है, 1.98 को मैं लिख सकता हूँ 2.5 को, तो 0.5 लिख दूँ, इसको मैं 42 इसको क्या लिखें अप्रोक्सीमेट, चलो जो भी है देखा जाएगा, ठीक है। और नीचे 49 को मैं 50 लिख देता हूँ, ये तो मैं 2 ही लिख देता हूँ, इसको मैं 44 को मैं 45 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 0.5 × 2 हो जाएगा, ये तो अपना क्या हो गया, 1 ही हो गया, 50 × 2 ये 100 हो गया, ठीक है। 100 इससे कटेगा तो डॉट यहाँ पे आ जाएगा, 42/45, ये अप्रोक्सीमेट 1 आ गया, ठीक है, इसको भी बिल्कुल ही अप्रोक्सीमेट कर दिया इन्होंने, 4500 मान के किया होगा,
ठीक है, बट आंसर बहुत दूर दूर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.54 बार, 26 बार और प्लस 1.4? देखो ये इसका क्या मतलब होता है 54 बार का, कि ये 54 रिपीट हो रहा बार बार, है ना। ये इसकी वैल्यू क्या आती है 54 डिवाइड बाय जितने डिजिट हैं उतनी बार 9, ठीक है, 54/99। इसी तरीके से 20, अगर मैं तीनों को प्लस करूं 54 प्लस 99 प्लस 26 डिवाइड बाय 99, ठीक है, 1.42 को मैं करता हूँ 1 प्लस 0.42 बार, ठीक है, तो 1 ऐसे आ गया 42/99, ठीक है। तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 55 प्लस 26 प्लस 42, 5 6 11 3 2 13 और 5 2 7 4 11 और एक 12, ठीक है। अब इसको भी मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 24/99, तो ये आ जाएगा 2.24 बार, 2.24 बार, एक मिनट, 54 है, सॉरी 54 है, यहाँ पे 22 आएगा, फिर यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ पे भी 23 आएगा, इस वजह से तो बी आंसर बन जाएगा, ठीक है। 55, ये तो सिंपल है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे ए माइनस बी है, तो कट कटा के ए प्लस बी ही बचेगा, तो 4.73 प्लस 1.27, ठीक है। तो ये 5 4 1 5 और एक बन गया 6 बन गया, ठीक है। ऐसे सवाल गलत नहीं कर सकते पेपर में, ठीक है, ये बहुत, एक तो इजी, तो गलत नहीं होना चाहिए, और दूसरा सेकंड्स में होना चाहिए ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट फिर कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ गया। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फिल्टर वाटर फाउंड एवरीवेयर इज कोल्ड एज BHUMANJQLOP, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ अप्लाइज इज कोडेड इन गिवन लैंग्वेज, ठीक है, अप्लाई का पूछ रहा है। सबसे पहले अप्लाई यहाँ पे है, और कहाँ पे अप्लाई, और कहीं नहीं है, ठीक है, तो हमें यहीं से देखना है। तो चलिए वैक्स डर मैन नट, वैक्स डर मैन नट, तो चलो चारों ही हैं। सबसे पहले देखो फिल्टर यहाँ पे है, फिल्टर यहाँ पे है, इन दोनों में फिल्टर ही कॉमन है, ठीक है, फिल्टर, तो यहाँ में कॉमन क्या है मैन, तो मैन हट गया। दूसरा सर्च, सर्च कहाँ पे है, सर्च यहाँ पे है, ठीक है, सर्च ही कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। आइटम वाटर, तो यहाँ पे कॉमन क्या है डर, DER, तो ये खत्म हो गया। फिर क्या रहेगा आइटम्स, सिर्फ आइटम्स इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है NUT नट, ठीक है, तो ये भी गया। तो वैक्स ही बचा फिर अप्लाई के लिए, ठीक है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, सेम चीज है। अब लॉस्ट वाटर का पूछा इन्होंने, लॉस्ट वाटर, तो वाटर यहाँ पे है, लॉस्ट यहाँ पे है। सबसे पहले वाटर यहाँ पे है और इसमें है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कोशिश करें पहले और चौथे में, वाटर कॉमन है और फाउंड कॉमन है, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है JUK और LOP, ठीक है। वाटर का है, JUK है या फिर LOP है, तो ये तो आंसर में आना ही चाहिए, इसका मतलब सी तो खत्म हो गया। सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, फाउंड, फाउंड यहाँ पे भी है, ठीक है, तो पहले और दूसरे में ओनली फाउंड कॉमन है और एवरीवेयर कॉमन है ना, तो फाउंड कॉमन है एवरीवेयर कॉमन है, मतलब JUK कॉमन है और एवरीवेयर BHU, तो इसका मतलब क्या हो गया JUK हो गया हमारा फाउंड, तो वाटर हो गया हमारा LOP, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। दूसरा अगर हम लॉस्ट की बात करें, ठीक है, फाउंड का हो गया BUH, वाटर का हो गया JUK, सॉरी एवरीवेयर का हो गया BHU, और फाउंड का हुआ JUK, ठीक है। फिर अगर हम आइटम्स का देखें, आइटम यहाँ पे भी है ऊपर भी है, तो दोनों में आइटम ही कॉमन है, तो ये NUT हो गया आइटम, तो हमारे पास जो लॉस्ट बचा वो GAN बचा, तो वाटर का LOP था ही और लॉस्ट का हो गया GAN, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। 58, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें दो दिए हुए हैं सवाल, फिर देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि अवर सोसाइटी रेदर वर्ल्ड, ठीक है, स्टीरियोटाइप मैन एज स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव लॉजिकल इनसेंसिटिव अनइमोशनल इम्पेशेंट नॉन नर्टरिंग, इसका मुझे मतलब ही नहीं पता है, एंड मैकेनिकली टैलेंटेड वाइल ए वुमन इज स्टीरियोटाइप्स एज इलॉजिकली इमोशनल सेंसिटिव पेशेंस एंड नेचुरल नर्टरिंग, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारी सोसाइटी है, स्टीरियोटाइप मतलब इस यही मानते हैं ना, जैसे स्टीरियोटाइप करना कि
कोई भी कि ये शहर वाले ऐसे होते हैं, वो शहर वाले ऐसे होते हैं, कि हम मिले भी नहीं है बट हम एक इमेज बना के चलते हैं ना, स्टीरियोटाइप कर दिया कि हाँ इंसान, ये मैन तो ऐसे ही होते हैं, विमेन ऐसी होती हैं। तो मैन को जो स्टीरियोटाइप किया है कि स्ट्रांग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बट इनसेंसिटिव होते हैं, अनइमोशनल होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है, और मैकेनिकल टैलेंटेड होते हैं। बट वुमेन्स को कैसे देखा जाता है कि इलॉजिकल हैं, पर इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, पेशेंस हैं, ठीक है। We can see those stereotype for both men and women has some positive and negative characteristics, ठीक है। जो भी एक stereotype है, इसके positive negative दोनों हैं। Earlier psychologist research suggested that females score high on verbal skills while men score higher on mathematical and spatial skill, ठीक है। तो फीमेल जो है वर्बल स्किल्स पे ज्यादा स्कोर करती है, मेल जो है मैथमेटिक्स और स्पेशल स्किल्स में। स्टडीज ऑल्सो फाउंड दैट मैन लिसन विद देयर लेफ्ट हेमिस्फीयर वाइल वुमेन विद बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है, विच सजेस्ट दैट इन एडिशन टू कॉन्टेक्ट कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट वुमेन ऑल्सो पे अटेंशन टू द टोन एंड इमोशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैन जो है अपने सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर सुनते हैं, और विमेन जो है दोनों हेमिस्फीयर सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या, इससे क्या फायदा होता है कि जो कंटेंट है, ठीक है, मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो वो चलो मेल तो सुन ही रहे हैं, बट विमेन जो है वो किस पे अटेंशन देती है कि वो बात किस टोन या इमोशन में बोली गई है, ठीक है। However, later researchers have found that these difference in cognitive abilities of two sexes have become less and less obvious as society has begun to treat the two genders as equal, ठीक है। तो ये बोले कि जो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने अब शुरू कर दिया है ना, बिगन लिखा है कि ऐसा नहीं कि मान सब ही मानने लगे हैं, शुरू कर दिया है दोनों को इक्वल ट्रीट करना, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड दैट मेल एंड फीमेल आइडेंटिटी बिगिंस टू डेवलप एज अर्ली एज 1 year of age owing to the way our society socialize our children, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो आइडेंटिटी है ना कि मेल और फीमेल की, ये जब 1 साल का बच्चा होता है तब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी किस तरह से अपने बच्चों को सोशलाइज करती है, ठीक है। As a child grows, he or she is told to behave according to what is considered appropriate for his or her sex, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सोसाइटी उसी तरीके से बोलती है कि नहीं लड़के ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियां ऐसे करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें दिमाग में बैठती हैं। इसका मतलब ये है द इन्फ्लुएंस दैट कल्चर कैन हैव ऑन आवर पर्सनैलिटी वॉज रिवील्ड इन ए लैंडमार्क स्टडी, ठीक है। यही जो इन्फ्लुएंस है ना कल्चर का, तो वो अपनी पर्सनैलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको रिवील किया है स्टडी में बाय मार्गरेट मीड, इन विच इट वाज फाउंड दैट देयर इज नो आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इन समोआ ट्राइब ड्यू टू देयर लिबरल जेंडर एटीट्यूड, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई भी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता। अब इसका मुझे मतलब पता नहीं है, सही बताऊं तो जो भी ट्राइब है समोआ ट्राइब में, इसमें लिबरल जेंडर एटीट्यूड है, दोनों को इक्वल माना जाता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो पूरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो अपनी सोसाइटी जो है स्टीरियोटाइप करती है कि अच्छा मेल ऐसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एग्रेसिव, लॉजिकल, इंसेंसिटिव होते हैं, फीमेल ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी रिसर्च ने पाया गया कि फीमेल जो है वर्बल स्किल्स में अच्छी स्कोर करती हैं, मेल मैथमेटिक्स में स्किल अच्छा करते हैं। ये भी पाया गया कि मेन जो है अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर सुनते हैं, वुमेन दोनों हेमिस्फीयर सुनती हैं, इसलिए वुमेन जो है जो कंटेंट है उसके साथ उसको उसकी टोन और इमोशन पे भी ध्यान देती हैं। फिर उन्होंने पाया कि ये जो डिफरेंस है कम होता जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी ने थोड़ा शुरू कर दिया है कि हाँ दोनों जेंडर इक्वल हैं, ठीक है। और ये भी पाया गया कि ये डिपेंड करता है कि बचपन में कैसा सोशलाइज करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। और ये कैसे रिवील हुआ कि किसी ट्राइब पे स्टडी की गई, वहां पे थोड़े उनके जो जेंडर एटीट्यूड था लिबरल थे, जिसकी वजह से उनके बीच में कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं पाया गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है मोटा मोटा। इसमें क्या करो, जो वर्ड थोड़ा मुश्किल लगे उसका मीनिंग देख लो, ठीक है, इससे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो मैं तो यही करता हूँ। The identity crisis of being a girl or boy generally seen in adolescence is because of identity crisis क्यों होते हैं? नेचुरल बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, रीजनल वेरिएशन, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यही बोला ना कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है। और फिर अगर बात की जाए वुमेन पेइंग टू अटेंशन टू टोन एंड इमोशन अलोंग विद द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट शोज दैट,
ठीक है, कि विमेन जो है टोन और इमोशन पे भी ध्यान देती हैं, कि सिर्फ बात पे ध्यान नहीं देती कि किस तरह से बोली गई है और किस इमोशन के साथ बोली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, हर ब्रेन इज मोर एक्टिवली वर्किंग व्हाइल शी इज इमोशनल। ठीक है, women intentionally see use their emotional part of brain while communicating. Women are better listener. Being sensitive to emotion is in not in her control। ठीक है, तो इसका आंसर जो दिया उन्होंने डी दिया। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये है कि उन जो वो सुनती हैं वो दोनों हेमिस्फीयर सुनती है विमेन। तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली उन वो टोन और इमोशन पे उनका ध्यान जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा सेंसिटिव है इमोशंस के, तो उनके कंट्रोल में नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। सर्कुलर टेबल जो 8, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, पता नहीं पिछले पेपर में कराया है जो उससे पहले आया हुआ है। 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, तो सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि कुछ टेबल की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ टेबल के बाहर, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब हमें ना ये नहीं पता कि कौन अंदर मुंह करके बैठा है कौन बाहर। ठीक है, लिखो ना फेसिंग टूवर्ड एंड फेसिंग आउटसाइड। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, ये हम कर सकते हैं शायद, चलो देखते हैं। जी बी 2 पर्सन, बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, A sits third to the right of the one who sits second to the left of G. F is neither immediate neighbor of G और B। ठीक है, F जो है G और B का नेबर नहीं है। ठीक है, G और B के बीच में दो लोग हैं। C sits third to the right of F who sits opposite to H। F और H opposite बैठे हैं। G is facing same direction as D but opposite to C and A। E sits second to the right of H who is facing the direction as F। B and D face each other। E faces towards center। अब देखो B और D each other फेस कर रहे हैं, तो दोनों मतलब सेंटर की तरफ ही देख रहे होंगे ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तभी फेस कर पाएंगे दूसरे को। और ऑपोजिट भी बैठे हैं। ठीक है, एक ये चीज हमें स्टार्ट मिला है। फिर इन्होंने क्या बोला, जी और बी के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, बट दो, इसका मतलब जी यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, और कुछ देख सकते हैं, कोई डी से रिलेशन में बिठाया हो। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ई जो है डी के थर्ड टू द राइट, तो मतलब ई यहाँ पे आ गया। ठीक है, और क्या बिठा सकते हैं हम, जी जो है सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा है एज डी बट ऑपोजिट टू सी एंड ए। सीट सिट थर्ड टू द राइट, और किसी को नहीं बिठा सकते हैं जी। जी को हमें बिठाना ही पड़ेगा सबसे पहले। जी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज डी। जी की डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगी बट ऑपोजिट टू सी एंड ए। ए और सी बाहर देख रहे हैं। एफ और एच आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, इसमें दो केस बनाने ही पड़ेंगे हमें। थर्ड टू द राइट ऑफ एच, तो एक काम करते हैं, देखो पहले केस में जी मैं यहाँ बिठाता हूँ और जी देख रहा है इस तरफ। ठीक है, ये हमें पता चला यहाँ से। ठीक है, और फिर क्या है, एफ जो है ना जी के साथ बैठता है ना बी के साथ बैठता है। ठीक है, तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा, एफ ना यहाँ बैठेगा, एफ के पास ये जगह बच गई। बट एफ और एच क्या है, एफ हु सिट्स ऑपोजिट टू एच, तो इसका मतलब एफ की यही डायरेक्शन रह गई और एच यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट ये चीज गलत हो जाएगी बिकॉज इन्होंने लिखा है कि ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, तो इसका मतलब हमने गलत एज्यूम किया है। हम क्या करें, जी वाला केस हटा के चलते हैं। ठीक है, जी फिर बैठेगा यहाँ पे, तो एफ ने यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ बैठ सकता है, तो एफ यहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठेगा। नहीं सॉरी सॉरी, ये भी तो खाली है। हाँ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, हम्म, ये आ गया। अब कुछ और करना पड़ेगा हमें। जी के जी की जगह यहाँ तो पक्की होगी ना अभी। तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये वाला बंदा, इसके थर्ड टू द राइट, अगर मैं इसकी डायरेक्शन ये लूँ, थर्ड टू द राइट होगी ये पोजीशन। ठीक है, थर्ड टू द राइट ये होगी, यस। अगर मैं इसको ये लूँ, इसके थर्ड टू द राइट क्या होगी, डी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ए यहाँ पे आ गया।
ए अगर यहाँ पे आ गया, एफ और एच के लिए ऑपोजिशन यही बची, तो एफ यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये इस तरफ देख रहा है एच, और इसके सेकंड टू द राइट में ई है, तो ये बात सही है, तो बस क्या बचा, सी बचा, और ए और सी जी से ऑपोजिट देख रहे हैं इस तरीके से, और ई का कुछ पता चला हमें, ई टुवर्ड सेंटर, चलो बस ये बन गया। अब बचा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेंटर, फेसिंग सेंटर, ई हो गया, बी हो गया, डी हो गया, जी हो गया, ठीक है, एफ और एच, एफ का भी शायद अच्छा एफ का रहेगा, एच हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एफ, ठीक है, एच और एफ की सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार हो गए, ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम ये कोशिश करते हैं कि बिना बनाए क्या हम बता सकते थे क्या, ई फेस करा सेंटर को, ये हम पता चल जाता। और क्या कहना चाह रहा है, बी और डी फेस इधर, इसका मतलब क्या होगा, बी और डी भी क्या कर रहे हैं, एक अंदर मुंह करके बैठे, तभी एक दूसरे को फेस करेंगे, बाहर जो मुंह करके बाहर बैठा है तो कभी फेस करेगा ही नहीं। फिर जी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज डी, तो जी भी, चार लोग तो हो गए यहाँ पे, तो इसका मतलब विदाउट ये बनाए ये क्वेश्चन पॉसिबल था करना, क्योंकि चार मैक्सिमम आंसर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मुझे और एग्जैक्ट फाइंड करना हो, डी बट ऑपोजिट टू सी एंड ए, तो इसका मतलब सी और ए बाहर बैठे हैं, ठीक है। अब बच्चा एफ और एच, एफ और एच का देखना पड़ेगा, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज एफ, तो एच और एफ की डायरेक्शन मुझे सेम पता चल गई, एग्जैक्ट मुझे देखना पड़ेगा, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, एफ और एच का एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि एच का हमें पता चला है इस लाइन से, ठीक है, तो अगर चार से ऊपर आंसर होता फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है। चलो जैसा भी था, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम थ्री रिस्पॉन्सेज। अब इसका आंसर ए दे रखा है, मुझे लगता है ये बाद में मार्क्स टू ऑल किया हुआ है, ठीक है, ये चेक कर लेना एक बार, 61 आंसर, और इसमें कुछ लॉजिक तो नहीं बन रहा किसी में भी, डिफरेंट, 18 दूनी 36 और दो, नो, 13 तिया 39, 6 तिया 18, 27 तिया, ये हो जाएगा 9 6 54, 18 × 3, है ना, ये भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, इसका आंसर दिया तो ए था, बाद में शायद मार्क्स टोल कर दिया, ठीक है, इसको चेक कर लेने के बाद 61, 62 कह रहा है, ये भी पिछले पेपर में भी था ऐसा सवाल, तो एक किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें ग्रेजुटी भी है और प्रोविडेंट फंड भी है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज की सर्विस के बारे में बताया हुआ है, कितने साल की सर्विस होगी तो ये मिलेगा, ठीक है, फिर ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर देखियो तो आई होप ये सवाल आता होगा, फिर हम डायरेक्टली कोशिश करते हैं करने की। मिस्टर अंगस्टिन सर्विंग द कंपनी फॉर 5 years, आउट ऑफ 1 year ही वॉज ऑन लीव विदाउट पे, वाज रीस्टेंच फ्रॉम द सर्विस, ठीक है, 5 साल की सर्विस है, अगर लीव विदाउट पे है तो वो टोटल वो पीरियड जो है वो कट किया जाएगा, ठीक है, तो 5 साल की सर्विस है, 1 साल लीव विदाउट पे है, तो इसकी सर्विस होगी 4 साल की, तो 4 साल की सर्विस के लिए क्या करना चाहिए, और ये रीट्रेंच किया गया ना, रीट्रेंच्ड बिफोर 5 years, एम्प्लॉय रीट्रेंच और रिटायर्ड बिफोर 5 years गेट पीएफ बट नॉट जी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, पीएफ मिलेगा बट ये हाँ ओनली पीएफ मिलेगा, ऑप्शन बी, ठीक है, यस, ठीक है, तो इसलिए मैंने पढ़ा नहीं पूरा क्योंकि पिछले पेपर में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड सर्कल, सर्कल इज ए पॉइंट, पॉइंट इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ए स्क्वायर, व्हील है सर्कल, ठीक है, पर सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट, तो ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। बी एच एल डी जे एन एफ एल पी, देखो बी के बाद सी छोड़ा डी आ गया, डी के बाद ई छोड़ा एफ आ गया, एफ के बाद जी छोड़ा एच आ जाएगा, ठीक है, ए या बी, फिर एच, फिर आई छोड़ा जे, के छोड़ा एल, एम छोड़ा एन आ गया, ठीक है, एल, एम छोड़ा एन आ गया, ओ छोड़ा पी आ गया, क्यू छोड़ा आर आ गया, ठीक है, ए। तो अगला सवाल भी वैसा ही है, अप्लाइंग
मिसेस शर्मा सर्व द कंपनी फॉर 4 years एंड रिजाइन, 4 years से रिजाइन कर दिया ना, फीमेल एम्प्लॉयज के लिए कोई वो तो नहीं है। देखो ये फीमेल एम्प्लॉय है ना, तो इसके लिए रूल देखो 7, इन केस ऑफ ए लेडी एम्प्लॉय इफ शी हैज कंप्लीटेड 2 year सर्विस, 2 years आर एडेड टू हर एक्चुअल सर्विस बिफोर अप्लाइंग द अबव रूल्स, ठीक है। तो 4 साल सर्विस की है, 2 साल, 2 साल के बाद जितना भी टाइम होगा उसमें 2 साल ऐड कर देंगे, यानी कि इनके 6 साल हो गए सर्विस के, और इन्होंने रिजाइन किया है, ठीक है। फिर मोर देन 5 वाला देख लेते हैं, थर्ड रूल लगेगा, ठीक है, कि एम्प्लॉयर रिट्रेंच्ड और रिटायरिंग आफ्टर 5 years बट बिफोर 10 years ना, 5 और 10 के बीच में आ गया ना 6, तो उनको दोनों मिलेगा। बट अगर रिजाइन करते हैं ना, रिजाइन किया तो सिर्फ आइदर जी ग्रेजुटी मिलेगी या फिर प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा 65 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 persons फ्रॉम ए टू एच आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, ठीक है। ये तो मैंने पिछले पेपर में कराया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा फिर टेबल बनाना पड़ेगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसको चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 digit नंबर, 5 6 नंबर वैसे देखा जाए तो, है ना, चलो कोई ना, गलती हो गई इनसे। numbers are given below, if 1 is subtracted from each odd number and 2 is added to each even number, how many numbers thus form will be divisible by 3, ठीक है, कितने डिविजिबल होंगे 3 से। अच्छा, सबसे पहले देखो, odd से हमें एक कम करना है, इवन में दो जोड़ना है, तो 6 4 5, तो 8 6 4 रह जाएगा, ठीक है, सही लिख रहा हूँ। है ना, यही है ना, तो 8 6 4, 1 7 2, ओड से कम करना है, यानी कि 0 6 4, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना, मैंने पहले गलत किया हुआ है कहीं। 1 is total each odd number and 2 is added to, अच्छा, ये गलत कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो डिजिट लेके चल रहा हूँ ना, इन्होंने डिजिट नहीं बोला, नंबर ही बोला है। तो ये ऑड नंबर है ना, इसमें से मैं माइनस करूंगा, ये इवन नंबर है तो इसमें दो ऐड करूंगा, ठीक है। 842, ठीक है, एक कम कर दिया, 240 इसमें भी एक कम कर दिया, 623 इसमें भी एक कम कर दिया, 571 इसमें भी एक कम कर दिया, ठीक है। हाँ देखो, ये गलती हो सकती है, मैंने पहले क्वेश्चन किया है बट फिर मैंने मिस्टेक किया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं हमें कभी कभी। तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 6 4 10 4 14, ये नहीं होगा, 7 1 7 4 11 1 12 ये हो जाएगा, 8 4 12 2 13 ये नहीं होगा, 4 2 6 ये हो जाएगा, 6 4 10 2 12 ये हो जाएगा, 7 5 12 ये हो जाएगा, 4 नंबर आ गए ऐसे ना, ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है। 68 का कहता है फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 digit नंबर्स गिवन बिलो, व्हेन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाई विद द थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर क्या है, ये वाला है ना, सेकंड हाईएस्ट है ये, सेकंड डिजिट 4, ठीक है, और थर्ड डिजिट ये आ गया, ठीक है, हाईएस्ट नंबर का, तो 4 3 कितना आ गया 12। 69 which of the following question is based व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेकंड इज ऑफ थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट होगा 800 600 400 500 ना, ये हो गया थर्ड हाईएस्ट, और लोएस्ट नंबर हो गया 172, सेकंड डिजिट 7 हो गया, थर्ड हाईएस्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर यानी कि 2 हो गया, 7 दूनी डिफरेंस पूछे, 7 -2 5, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है, प्रोफेसर कॉलेज में, ठीक है। अब प्रोफेशन की बात चल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते क्रिमिनल जेल में रहता है, क्रिमिनल कोई प्रोफेशन नहीं हुआ, ठीक है, क्रिमिनल के लिए कोई पेपर नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर और प्रोफेसर के लिए दे रहे हैं। कब बियर बियर के बच्चे को कब बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, एफ लेस देन जी लेस देन डी, डी लेस देन एच ग्रेटर देन सी, एफ इज इक्वल टू सी लेस देन ए। तो क्या जी ग्रेटर देन जी लेस देन सी हो सकता है, ऊपर से बता सकते हैं हम, जी यहाँ पे है सी यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जी जो है एफ और सी इक्वल है, ठीक है, और जी ग्रेटर देन एफ, तो जी ग्रेटर देन सी हो गया, तो ये गलत है। एच इक्वल टू ए, देखो एच और एच ग्रेटर देन सी है और ए भी ग्रेटर देन सी है, तो इन दोनों के बारे में हम नहीं कह सकते ना इक्वल है, तो ना ये फॉलो होता है, तो सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स जिया इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम वेयर एज सोफिया इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप,
शाहरुख इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू, व्हाट इज जिया's पोजीशन फ्रॉम शाहरुख? सबसे पहले हम्म, अगर हम 1 से लेके 35 के बारे में बात की जाए, तो जिया जो है 7 फ्रॉम बॉटम, ठीक है, तो 35 -7 + 1, तो इसकी पोजीशन आ गई 29, ठीक है। तो 7 आगे कैलकुलेट कर सकते, 35, 34, 33, 32, 31, 29, ठीक है। और वो नाइन्थ पे टॉप पे, ठीक है। जो शाहरुख जो है इन दोनों के बीच में बैठा है, तो इन दोनों के बीच की पोजीशन क्या होगी? 9 और 29 की। तो दोनों का मिड पॉइंट कर लेना, 29 माइनस, मिड पॉइंट कैसे आएगा? 20, अच्छा सॉरी, 9 + 29 डिवाइड बाय 2, तो 38 डिवाइड बाय 2, 19 ही आ रहा, सॉरी सीधा। और शाहरुख की पोजीशन क्या होगी फिर जिया की पोजीशन से? तो 11th पोजीशन होगी ना, ठीक है। जीएस पोजीशन वो शाहरुख, अच्छा 10th होगी, सॉरी, ठीक है, तो 10th होगी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट 29 के बाद 28 को एक लूं, सॉरी शाहरुख 19 पे ना, तो 20, 21, 22, 23 ऐसे कर करते 29, यस, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, सही है। कंप्लीट द सीरीज। अब इसमें हम क्या करें, एडिशन का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ? 132 + 156, 24 ऐड हुआ। यहाँ पे क्या ऐड हुआ? 30, और यहाँ पे 32। तो इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि 26 हो, और यहाँ पे 28 हो, ठीक है। तो 156 और 26, तो 170 और 12, 182। 182 में 28 जोड़ूंगा, 210 आएगा, यस, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। 75 अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है। तो अब ये थोड़ा देख लेना, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले 3 और 5 अराइवल होगा, आना चाहिए ना कोई, हाँ ये सही है। मैं आया, मैंने इंट्रोडक्शन दी, ठीक है। और फिर प्रेजेंटेशन दी, फिर उस पर हमने डिस्कशन की, फिर रेकमेंड किया कि हाँ ये ले लो, ठीक है, तो ऑप्शन बी। सबसे पहले 76, रवि एंड निशा आर ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड पार्टी फॉर देयर पेरेंट्स फॉर देयर 50th मैरिज एनिवर्सरी, हाउएवर रवि इज नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट गिफ्ट फॉर हिज पेरेंट्स, which of the following factor is the least important in deciding the kind of gift, ठीक है। द पर्सनल लाइकिंग ऑफ द पेरेंट्स, ये भी ध्यान रखें कि यार उनको क्या पसंद है क्या नहीं। द मनी विच रवि कैन इजिली स्पेंड टू बाय गिफ्ट, है ना, मनी भी होगा, ठीक है, कि भाई जितनी खर्च सकते हैं उस हिसाब से गिफ्ट लेंगे ना, ठीक है। अगर रवि की सैलरी बहुत कम है, ऐसा तो है नहीं कि ओडी ला के दे देगा, ठीक है। अगर सैलरी ज्यादा है, अच्छा खासा बिजनेस है, तो दे सकता है, ठीक है। तो पैसा तो देखने पड़ेगा ना थोड़े से। द काइंड ऑफ गिफ्ट विच निशा हैज डिसाइडेड टू बाय, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों गिफ्ट देना चाहते हैं, कि निशा ने डिसाइड कर लिया दे देंगे, दोनों पति पत्नी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। द प्लेस वेयर पार्टी इज बिंग हेल्ड, ये डिपेंड नहीं करेगा ना। अब देखो घर पे भी पार्टी हो सकती है, कहीं होटल में भी हो सकती है, तो ऐसा तो नहीं अगर होटल में पार्टी है तो अपने पेरेंट्स को अच्छा गिफ्ट देंगे, घर पे अगर कर रहे हैं अच्छा इस ग्रैंड पार्टी है, ठीक है। तो जगह पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट होगा। Next, you are visiting a place for the first time and traveling in a bus. Suddenly, you realize the driver is taking the bus to the lonely place with no right intention. ठीक है, अब देखो हम बस में जा रहे हैं पहली बार, और देखा कि ड्राइवर के इरादे अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम अदर पैसेंजर ट्राई टू बैफल द ड्राइवर एंड टेक ओवर द बस, ठीक है। दूसरे पैसेंजर की मदद से ड्राइवर को बैफल मतलब पकड़ेंगे, ऐसा कुछ होगा, इसका मतलब चेक कर लेना, ठीक है, कोई भी मुश्किल वर्ड है। टेक ओवर द बस, बस को टेक ओवर कर लोगे, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा ही जेन्युइन सोल्यूशन लग रहा है। सेकंड लिख लेते हैं, सिट एंड वेट टू फेस कॉन्सिक्वेंस, ना बैठो और मौत का इंतजार करो अपने, ठीक है, कि हमें किडनैप कर ले, कहीं फिरौती वगैरह मांगे, है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। जंप आउट ऑफ द रनिंग बस, है ना, खुद अपनी जान बचाओ, जंप कर जाओ, बच गए तो ठीक है, बाकियों को मरने दो, जंप करते करते खुद को भी चोट लग सकती है, तो इसलिए ये भी गलत है। कंसोल द वरीड पैसेंजर, ना बाकी सबको हौसला दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत है। तो सबसे यही करना चाहिए ना, कि भाई अपनी जान बचाओ सब मिलके, एक बंदा अकेला है, बाकी सब अपने साथ के हैं, ठीक है, तो यही बनता है। इफ यू राइट डाउन द ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, हाउ मेनी टाइम्स राइट 3, ठीक है। तो थ्री हम कितनी बार लिखेंगे? सबसे पहले देखो थ्री कहाँ कहाँ आएगा, अगर हम
सबसे पहले हम बात करें 2 डिजिट में, ठीक है, 10th प्लेस देके, तो यहाँ पे आएगा 30 से लेके 39 तक, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, अब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ कि 33 वाले इस 3 को, हमने सिर्फ ये वाले कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी तरीके से मैं अगर ये वाले प्लेस देखो, 0 से 3 से लेके 13, 23, 33 से 93, इसमें 33 वाले का मैं ये वाला 3 कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको नहीं किया मैंने, तो ये 10 आ जाएंगे, ठीक है। टोटल 10 और 10 20 हो जाएंगे, ठीक है। कितने रहेगा क्वेश्चन, 4। चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं बस। चलो 2 क्वेश्चन करेंगे। इन 3 colored boxes, green, red, green, blue, 108 ball are placed. There are twice as many balls in green and red boxes combined as there in blue box. Twice as the blue box, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनाते हैं शुरू में, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, टोटल कितनी है, 108। सबसे पहले क्या है, देर आर ट्वाइस एज मैनी इन ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस कंबाइंड एज there is blue box, twice as many as, twice as many as red plus green is equal to blue। फिर क्या है, twice as many as blue as there is red, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ग्रीन क्या पूछा ना, तो इसका मतलब मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले तो ब्लू को लिखता हूँ रेड और ग्रीन में। इसको हम क्या करें शुरू थोड़ा, ताकि एक ही क्वेश्चन में हो जाए हमारा। अगर मैं रेड को लिख दूं ब्लू की फॉर्म में, क्या करें, क्या करें, इस इक्वेशन करता हूँ कि 2r + 2g इज इक्वल टू बी। 2r हो गया 4b, 4b + 2g इज इक्वल टू बी, 3b हो गया -2g, है ना, ये करना ही पड़ेगा मुझे लगता है। और r की वैल्यू देखो, r को मैं लिखता हूँ 2 4b + g, और मेरा प्लस b है 108, तो ये कितना हो गया, ये बन रहा है, थोड़ा दिक्कत करेगा ये। 5b + g, फ्रैक्शन में आ रहा, फ्रैक्शन में नहीं चाहता था मैं। चलो 3b हो गया -2g, तो ये बेसिकली आ जाएगा 5/3 × 2 -2g + g इज इक्वल टू 108। तो माइनस आ कुछ तो गलती कर दी ना, दोबारा करते हैं। सबसे पहले तीनों का सम जो है r + g + b 108, ठीक है। देर आर ट्वाइस एज मैनी balls in green and red boxes combined as there in blue box। आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन उल्टी, इसका मतलब समझने की दिक्कत है करी है मैंने। देर आर ट्वाइस एज मैनी balls in green and red boxes combined as ट्वाइस है। इसका थोड़ा दिक्कत है समझने का। एज मैनी एज ब्लू बॉक्सेस एज देर आर इन रेड बॉक्सेस, ट्वाइस है ब्लू बॉक्स में, देर आर ट्वाइस एज मैनी एज, ट्वाइस एज मैनी ग्रीन। चलो अगर मैं उसको लेके चलता हूँ, ट्वाइस ग्रीन प्लस रेड एज देर इज ब्लू बॉक्स, ट्वाइस ब्लू इज इक्वल टू रेड, ठीक है। इससे हमारा आंसर नहीं बन रहा था, चलो देखते हैं फिर भी। आर की वैल्यू होगी 2b, 2g + 2r इज इक्वल टू बी, तो मैं बी की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, r + g आर की वैल्यू 2b, तो 2g + 4b इज इक्वल टू बी, 2g + 3b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -2/3g, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना माइनस में आना, हाँ, तो इसीलिए मैंने गलत इंटरप्रेट किया, तो इसको थोड़ा चेक करना है एक बार। इसका मतलब ये बना क्या, ट्वाइस मैनी का, कि जो ग्रीन प्लस रेड में है वो ट्वाइस ऑफ बी है, ठीक है।
और जो ब्लू में है वो ट्वाइस ऑफ रेड में है, ठीक है। यही दूसरी जो मैंने करी है उससे नेगेटिव आ रहा आंसर, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बी का अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो जी प्लस आर जो बनेगा वो 4 आर बनेगा, और जी बन जाएगा फिर 3 आर, ठीक है, ये बन गया। अब आर तो है ही, जी की वैल्यू 3 आर है, और बी की वैल्यू क्या है, 2 आर है, ये आ गया 108। तो बेसिकली 6 आर आ गया, 108, 6 आर 2 जी है, ठीक है, 108 आ गया, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, 54 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ए आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार मेरे हिसाब से जो मैंने पहले किया वो गलत था, इसको फिर वेरीफाई करना है कि हाँ ये एक्चुअल में इसका ये मतलब बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर पार्ट 2 में करेंगे बाकी। इन ए सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वीमेन, वन हाफ ऑफ द women are married, 1/3 of the married women have children, 1/3 of the men are married, 2/3 of the married men have children, what part of worker are without children। अच्छा, तो चले मान लो एक वन पार्ट है, तो इसका 1/3 विमेन है, 2/3 फिर मैन हो गए, ठीक है, 1/3। अब उसमें से हाफ मैरिड है, यानी कि 1/3 का हाफ हो गया 1/6, और हाफ अनमैरिड है तो 1/6, ठीक है। मैरिड अनमैरिड आ गया। अब मैरिड का क्या है, 1/3 ऑफ द मैरिड है चिल्ड्रन, तो 1/6 का 1/3 आ गया 1/18, ठीक है। अब क्या है, 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, तो 2/3 का 3/4 कितना हो गया, 2/3 इंटू 3/4, तो हाफ हो गया। और ये कितने बचे, अच्छा मैरिड की बात करें ना, हम अनमैरिड की क्या ही करें। और फिर इसके 2/3 जो हैं इसके बच्चे हैं, तो 1/2 का 2/3 हो गया, इंटू 2/3 करूंगा तो 1/3, तो 1/3 और 1/8, टोटल का 1/18 विमेन जो है जिनके बच्चे हैं, टोटल का 1/3 मेन हैं जिनके बच्चे हैं, तो टोटल कितने किसके बच्चे तो हैं, ये आ गया, तो ये 6 और 18, तो 7/18 ये बच्चे वाले हैं, विदाउट बच्चे वाले एक में से माइनस कर देंगे, 7/18, तो 11/18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से कर सकते हो। तो 80 तक क्वेश्चन हो गए हमने, मुझे लगता है 60 है क्वेश्चन, 55 तक तो कर लिए हैं, ठीक है। बाकी 30 एक क्वेश्चन बचे हैं, इसको हम पार्ट 2 में करेंगे। तो फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड वगैरह पूछ सकते हो। और वीडियो से कोई कुछ भी नई चीज़ सीखी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।